हेलो बच्चों, नेक्स्ट पेपर इज फिजिक्स। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। सम क्वेश्चंस जो मुझे ऐसे लग रहा है, व्हाट आई फील। तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के दो एग्जाम्पल्स कीजिए। मैक्सिमम स्पीड ऑन कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, यानी Vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता होगा मोस्ट सेफ स्पीड या फिर ऑप्टिमम स्पीड जिसे कहते हैं। ठीक है, वो करके आप जाएंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको करके जाना है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज 6 mg। ये वाला फॉर्मूला आपको करके जाना है। हमारे पास रोटेशनल मोशन में अगर आप जाते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, उसके बाद आपको करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, आप सबको पता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। वो कैसे आता है और फिर उसका जो कंजर्वेशन होता है उसका एक प्रूफ है, छोटा सा है, L बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टू गेट द आंसर। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आप करके जाइए। जैसे बैलेट डांसर का है, या फिर डाइवर का है, स्विमर होता है ना जो सोमरसॉल्ट्स करता है, उसका है, वो करके जाएंगे आप लोग। ठीक है, रोलिंग मोशन में आने के बाद आपको ये पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा या किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो वो करके आपको जाना है। उसका जो Vmax का फॉर्मूला है, Vmax इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, छोटा सा ही डेरिवेशन है, देखो वो आपको करके जाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल विल बी इजियर वन, और इसका सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आ जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप आते हैं तो इसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, ज़रा देख के जाना, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज है पेज नंबर 26 पे, वो चले करके जाना। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है वो देख लेना एक बार, पास्कल्स लॉ, और उसका एक एप्लीकेशन करके जाओ। कोई भी एक एप्लीकेशन करो, हाइड्रोलिक लिफ्ट ज़्यादा बेटर है। सरफेस टेंशन में आपको करके जाना है मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूलर थियरी, कैसे सरफेस टेंशन अराइज होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन करके जाना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट और इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है पेज नंबर 39, वो करके जाना है आपको। लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन आप सबको पता होगा, वो सॉल्व हमारे इसमें दिया है ड्रॉप का, आपको करके जाना है बबल का, याद रखना है, बबल का करके जाओ। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, ये करके जाना। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g, ये जो फॉर्मूला है आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है। व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर करके जाओ, व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का एक छोटा सा डेरिवेशन है, बट टर्मिनल वेलोसिटी ही सर्व करके जाइए डेफिनेशन। और मेन आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थियरम, ये दोनों में से एक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है,
वो करके जाना। और वर्किंग ऑफ एटोमाइजर, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन, ब्लो ऑफ, ये सिर्फ रीड करके जाना है, ठीक है, कि ये बेस्ड किसके ऊपर है। ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। न्यूमेरिकल्स में अगर आप देखें तो ड्रॉप्स का आ सकता है कि 27 ड्रॉपलेट्स है ना मर्ज हो जाते हैं और एक ड्रॉप बन जाता है, या फिर एक ड्रॉप है 64 ड्रॉप्स में या 128 ड्रॉपलेट्स में, जो क्यू होते हैं नंबर्स उसके तौर पे दिया जाएगा। वो सॉल्व किया ही रहेगा कहीं ना कहीं, आप उसको प्लीज़ देख के जाना, ठीक है। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में अगर आप आते हैं तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन के पहले 57 पेज नंबर पे देखो, मीन फ्री पाथ डेंसिटी के ऊपर और डायमीटर के ऊपर कैसे बेस्ड है वो ज़रा देख के जाना प्लीज़। प्रेशर इक्वेशन पता ही होगा, P = 1/3 रोसी स्क्वायर है ना, प्रेशर का इक्वेशन है। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो इसकी प्रैक्टिस करके चले जाना, काइंडली प्रैक्टिस इट, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है। तो चॉइस देखने का ऐसा चॉइस करो जिससे आपको समय, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करना ही पड़ता है, क्योंकि वो आप सबको पता है CP CV और मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस में काम आता है। तो उसमें आप लोग करके जाएंगे पॉलीएटॉमिक गैसेस, बिकॉज मोनो और डाया बहुत ही ईजी है। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस का CP और CV करना है, और वो करने के लिए आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन भी ज़रूरी है, ठीक है, वो करके जाना। RMS स्पीड C = √γ/RT/mw, ये जो फॉर्मूला है वो करके जाइए, डेरिवेशन करके जाना। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी जो होती है उसका डायग्राम ना एक बार चेक कर लेना। डायग्राम अभी तक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया, पर आप सबको पता है कि अगर डायग्राम हमें आता है तो मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, मैंने हमेशा आपको बोला है कि डायग्राम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूला से जैसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसे डायग्राम से हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख सकते हैं। तो जो आपको लगता है वही लिखना है, याद रखना है, पढ़ के एक ही बार जाना है, बहुत याद रखने की कोशिश नहीं करने का है। डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे अपने आप याद आ जाता है, ठीक है। तो डायग्राम एक बार करके चले जाना। किरचॉफ्स लॉ सिर्फ देख के जाना, प्रूव करने के झंझट में मत पड़ना भाई, नहीं करना है। हाँ, एक है रेडिएंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 69 पर, तो उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो करके जाना। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जैसे भी आप प्रूव करते हैं, लॉ देख के चले जाना। इसका यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, यूज़ क्या है उसका, कि टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ स्पेस बॉडीज जो है, मून है ना, प्लैनेट्स हैं, इनका ये करके जाना है आप लोगों को। उसी तरह से स्टीफन लॉ एक बार पढ़ के चले जाओ। न्यूमेरिकल्स में अगर आप बोलें तो इसमें न्यूमेरिकल्स करके जाना 22, 17, 14, 15 और 19th वन करना। थर्मोडायनामिक्स में आ जाते हैं तो तीनों लॉस तो आपको करने पड़ेंगे, आप सबको पता है। डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन आ सकता है, वर्क डन फॉर अ गैस आप सबको होता है, वर्क डन = इंटीग्रेशन ऑफ PdV, तो वो करके जाना। और फिर मेन क्वेश्चंस तो आप सबको पता है कि वो होगा PV कर्व के ऊपर। तो ये PV कर्व्स हम 4 तरह से सीखते हैं, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोखोरिक के लिए। तो ये चारों प्रोसेस का डिटेल में काम करना है भाई, चारों प्रोसेस का बहुत डिटेल में काम करो। तो ये आपका ऑलमोस्ट ना जो थर्मोडायनामिक्स है उसका आधा पार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नाउ सबसे मेन काम, पेज नंबर 88 पर अगर आप आते हैं तो आपको इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत अच्छी तरह से करके जाना, विद PV कर्व्स अच्छी तरह से बनाना, क्योंकि दोनों में से एक आने के चांसेस हैं, और अगर डिस्टिंग्विश आया तो काम बन गया, फतेह हो गया, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, इसमें आप सबको पता है इक्विलिब्रियम के 3 प्रकार है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। वो एक बार से देख के जाना भाई। चलिए, ये हो गया। इसके बाद देखो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर है, इन दोनों को पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है आप सबको बता दूं, एक ही पेज पे ना आधा आधा करके पढ़िए, ताकि दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर बच्चों। तो उसके डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके ना थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, याद रखना बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं,
4 मार्क्स के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बंद हो गए, 4 मार्क्स में भी 2 पार्ट पूछ सकते हैं, तो बेटर है कि हम 2 मार्क्स के हिसाब से तैयारी करेंगे हमारी, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, 102 पन्ने पर 102 पेज पर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो करना है आपको। लिमिटेशंस कितने? 2 लिमिटेशंस करके जाइए बस, दैट्स इट। अब कार्नोट्स इंजन जो है और उसकी जो साइकिल है वो थोड़ा पढ़ के जाना। इसके न्यूमेरिकल्स अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में सबसे मेन काम आपको करना है कि मैंने आपको इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन के साइन कन्वेंशंस दिए कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, तो पहले आपको याद रखना है, उसको बाय हार्ट कर लो। तो न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स को कैसे भी न्यूमेरिकल घुमा फिरा के देगा, उसको आप इजी कर सकते हो। बस साइन कन्वेंशन आप अच्छी तरह से करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। और अगर पीवी डायग्राम के ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करने आता है तो आपको क्या करना है, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया अंडर द कर्व लेना है, ठीक है। तो जो भी कर्व रहेगी, जो भी लाइन रहेगी, उसके नीचे का एरिया लेना है। नीचे लाइन है, एक रेक्टेंगल है समझो, तो नीचे वाली लाइन का सिर्फ नीचे वाला एरिया लेना है और ऊपरी लाइन का पूरा एरिया लेना है। ये मैंने आपको पढ़ाया रहेगा, अगर पढ़ाया है तो बहुत अच्छी तरह से कर लेना, वरना एक बार ज़रूर देखना। ये एक न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 108 पे 10th न्यूमेरिकल, इसमें सर्कल दिया बेटा। अब सर्कल में होता क्या, वर्क डन जब आप फाइंड करते हैं तो आड़ा जो रेडियस है, हॉरिजॉन्टल रेडियस, वो क्या होता है, वॉल्यूम होगा, और जो खड़ा रेडियस है वो प्रेशर होगा। तो याद रखना, पाई आर स्क्वायर का क्या करेंगे, पाई पी इंटू पाई आर पी और पाई आर वी होगा। यानी आपको डायमीटर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर रेडियस फाइंड आउट करना है। ऑसिलेशंस में आ जाते हैं, सबसे मेन काम व्हाट इज एसएचएम, और उसकी कंडीशन याद रखना। 2 कंडीशन है, मैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी बोलूंगा और ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी, दोनों भी चलती है बच्चा, याद रख, ठीक है। उसके ऊपर काम करके जाओ। 3 इक्वेशंस होते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और फिर a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये जो हमने डेरिवेशंस किए हैं, इन डेरिवेशंस में क्या करना है आपको, मेन करना है वेलोसिटी का डेरिवेशन। वेलोसिटी का डेरिवेशन करके जाना। फिर उसके बाद जो मेन काम आ जाता है इस चैप्टर का, अगला जो प्रश्न है जो हॉट केक जैसा है, वो है प्रोजेक्शन वाला। मैं उसको क्वेश्चन ही बता देता हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर आपको करके जाना है। वो है, शो दैट लीनियर एसएचएम इज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर। पेज नंबर 129 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ्स आपने किए ही होंगे तो अब मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। यस, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम करके जाना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी करना है, उसका ग्राफ करके जाना है। ग्राफ पता ही होगा, डोम शेप्ड है ना, यू है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और अगर डोम है तो काइनेटिक एनर्जी, पढ़ाया होगा, ठीक। उसके बाद आएगा, प्रूव दैट द ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम आर एसएचएम, ये करके जाना है, ठीक है। ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम आर एसएचएम, ये करना है आप लोगों को। अभी ये पेंडुलम के साथ ही तुरंत क्या कर लेना, सेकंड्स पेंडुलम कर लेना, ठीक है। हाँ, डैम्प्ड ऑसिलेशन में आप लोगों को डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो इक्वेशन है वो करके जाना है। यस, डैम्प्ड ऑसिलेशन का डायग्राम के साथ में, पेज नंबर जो 126 और 127 पे है। पेज नंबर 128 पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंस क्या होता है, और फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सारे टर्म्स ना एक बार अच्छी तरह से करके जाना। व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस, व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है। उसका एप्लीकेशन क्या है वो करके जाना। रेडियो ट्रांसमीटर आप सबको पता है, उसमें जब हम चैनल सेलेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन वहीं पे है, ठीक है, वो कर लेना। न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 130 पे, न्यूमेरिकल्स का मैं अगर बोलूँ तो 19th न्यूमेरिकल, 20th न्यूमेरिकल करना, इधर सिंपल पेंडुलम 13th करना बेटा। फिर उसके बाद आप लोगों को निडल वाला कर लो 10th न्यूमेरिकल, 15th वाला फाइंड द चेंज इन लेंथ, ठीक है।
ऐसे ये जो न्यूमेरिकल्स है 16th वाला न्यूमेरिकल कर लेना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आ जाइए। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, मैं इसको इंपॉर्टेंस दूंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स आने के चांसेस हैं बाय डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से आएगा। रेयर मीडियम से इसलिए बिकॉज डेंसर मीडियम आप सबको पता है इक्वलेंट अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है, तो उसका जो ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन है वो बहुत आसान है पढ़ना। बट अगर आप रेयर मीडियम की बात करें तो वो थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसका जो है उसमें साइंस है, तो थोड़ा वो काम करके जाना। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स बाय रेयर मीडियम। आगे बढ़ेंगे। इसमें स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज करके जाना, स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज करके जाओ। फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एट वन एंड दोनों करके जाना है ना। उसमें याद है ना हम लोग 3 केसेस करते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तो करके जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू, मैं जो अभी क्वेश्चन का जिक्र कर रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। प्रूव दैट ओपन पाइप प्रोड्यूसेस ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स एंड प्रूव दैट क्लोज पाइप प्रोड्यूसेस ओनली, क्लोज पाइप सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली बेटा ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, ये करके जाना जो है पेज नंबर 156 पे 8 और 9 सवाल। अगर इसके अंदर और कुछ है, यस बीट्स है ना, बीट्स हैं, तो बीट्स को करना है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीट्स में क्या है, पहले एनालिटिकल मेथड जो होता है, एनालिटिकल मेथड या फिर मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना बीट का टाइम पीरियड क्या है, तो उसको मैंने आपको बोला था कि गिव एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू द थियोरी ऑफ बीट्स। ठीक, तो वो करके जाना। उसका पेज नंबर 150 और 151 पर है बेटा, तो वो करके जाना है। आज तक क्या ये 154 पेज पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए, क्वेश्चंस नहीं आए, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाई स्ट्रिंग में कौन वाइब्रेट हो रहा है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, फिर उसके बाद ये जो तबला है, हारमोनियम है, इनमें कौन वाइब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार रीड करके जाना ज़रूरी है। सीक्वेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज आप सबको पता है, डोरे मिफा सोला टीडो जो वेस्टर्न स्केल है और इंडियन सारे गम प ध नी सा, तो ये जो स्केल्स हैं इनकी जो पहला सा और आखिरी सा का फ्रिक्वेंसी देख लो। अगर हो सके तो सबकी फ्रिक्वेंसी एक बार लिख के चले जाओ भाई, एमसीक्यूज में आ सकता है। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप सबको पता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल्स मैं गेस नहीं करना चाहूँगा, आप फिर भी देखो अ सेट ऑफ 21 ट्यूनिंग फोक्स, 8 ट्यूनिंग फोक्स है, ये करके चले जाना। फिर उसके बाद 2 सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड, 12th न्यूमेरिकल है। अ पाइप वाला क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड 15th जैसे यहाँ पे दिया है वो आ सकता है। 18th वाला वेव ऑप्टिक्स में आ जाइए। सबसे पहले व्हाट इज वेव फ्रंट याद रखना है, वेव फ्रंट कौन सा है उसके टाइप्स लिख के चले जाइए। हुजेंस प्रिंसिपल सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। हुजेंस प्रिंसिपल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखना, हाँ टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही करके जाना है। इसमें एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है बाय हुजेंस थियरी, पता है ना आपको, उसमें से रिफ्रैक्शन करके जाना, रिफ्रैक्शन। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका पोलराइज लाइट बेटा, उसमें क्या है व्हाट इज पोलराइड, ये करके जाओ। पोलराइड के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में पोलराइज लाइट कहाँ है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद ऐसा कोई डायग्राम आ सकता है जिसके अंदर आपको बोलेंगे प्लेन ऑफ, पेज नंबर देखो 165 पे, कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहाँ है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा है, ये पहचानना है आपको।
तो वो ज़रा एक बार चेक कर लेना। पेज नंबर 165 पे डायग्राम में दिया है, वो करना है। पेज नंबर 166 पे मालूज लॉ है, उसका मैथमेटिकल पार्ट और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखो हमेशा है ना, जब हमारा फॉर्मूला हो जाता है, डेफिनेशन हो जाता है, लॉ हो जाता है, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एक आध न्यूमेरिकल करके जाना चाहिए। पेज नंबर 167 पे है ब्रेवेस्टर्स लॉ। तो ब्रेवेस्टर्स लॉ हम अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सबको पता है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेना ज़रूरी है। चलिए पेज नंबर यंग्स डबल स्लिट। अच्छा, उसके पहले मैं बोलूँगा व्हाट इज़ इंटरफेरेंस करके जाओ। इंटरफेरेंस पता होना चाहिए भाई, व्हाट इज़ इंटरफेरेंस, तभी तो मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करूँगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी बातें हम करते हैं, है ना, कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या फिर वो ब्राइट फ्रिंज हो सकता है ना, फिर उसके बाद एंगुलर सेपरेशन है, फिर उसके बाद फ्रिंज विड्थ क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न नहीं करने आपको, डेरिवेशन सब करेंगे, लेकिन एग्जाम में ना इतना नहीं आएगा। कुछ एक आध ही गोल आपको दिया जाएगा कि भाई व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डार्क या फिर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, वो करके जाना है आपको। अच्छा, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको बहुत सक्सेसफुल करना है तो फ्रिंजेस कैसी ब्राइट एंड क्लियर आनी चाहिए एंड सेपरेट भी आनी चाहिए। तो उसके कुछ कंडीशंस आप सबको पता है, जैसे द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, लाइट शुड बी, सोर्स का जो लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं जो पेज नंबर 172 से लेके पेज नंबर 173 तक दी है, तो वो करके चले जाना, ठीक है। पेज नंबर 175 पे ऑप्टिकल पाथ है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, आईएमपी है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आप सबको पता है वहाँ पे रहेगा, वो न्यूमेरिकल करना है। लेकिन उसके पहले व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मार्क के लिए आने वाला है, तो जितना लिखवाया है ना मैंने उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। थोड़ा शॉर्ट बट स्वीट आपके आंसर्स होने चाहिए। जो भी आंसर्स लिखोगे पॉइंट्स में लिखना, कोई भी आंसर हो बेटा याद रखना है पॉइंट्स में, आंसर्स शुड बी रिटन इन पॉइंट्स ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाते हैं। हाँ, अगेन वही सेम, जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न हम करते हैं, बट आप सबको पता है कि सेंट्रल विड्थ थोड़ी अलग होती है, उसमें इसमें हमको मान के चलते हैं, उसमें मानना नहीं पड़ता है। यहाँ पे मानना पड़ता है कि इनिशियली जो फ्रिंज है वो डार्क फ्रिंज है, और वो डार्क फ्रिंज कितने पार्ट डिफरेंस कितना लेते हैं हम लोग, लैम्बडा लेके करते हैं, जो कि अपोजिट है बच्चा। लैम्बडा पे तो आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये एजम्पशन है बच्चों, हम लोग एज्यूम करते हैं और फिर पता करते हैं कि अरे यार λ/2 इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सोर्सेस एंड डिफ्रैक्शन की जो विड्थ है, स्लिट है जो, ठीक है। तो वो करके जाना है आप लोगों को। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। तो जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन आप देख के जाना, है ना, वो याद है आप लोगों को। पेज नंबर 180 पे सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है, वो दी है कि जो जस्ट रिजॉल्व कब मानेंगे, when the first minimum of diffraction pattern of first object's image will coincide with the minima, है ना, maxima of first should coincide with the minima of second, वो करके जाना। फिर उसके अंदर एरी डिस्क और रिंग जो है उसके कंसेप्ट करके जाना भाई। रिजॉल्विंग पावर किसका आएगा, तो मेरे हिसाब से बच्चों माइक्रोस्कोप का आएगा, माइक्रोस्कोप का करके चले जाना। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, मैंने आपको उधर ही बताया पोलराइड के यूजेस और एप्लीकेशंस आ सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट करना, ठीक है। पेज नंबर 185 पे अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स 18th न्यूमेरिकल करना, 16th न्यूमेरिकल करना, 20th न्यूमेरिकल करना। न्यूमेरिकल सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों आने वाले हैं, तो बी केयरफुल। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल बहुत बार होते कैसे हैं, छूट जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं करते हैं और स्टूडेंट भी नहीं करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व न्यूमेरिकल सिर्फ एक बार देख के ज़रूर जाएंगे। रीड कीजिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल रीड करते आपको अंदर से ही आपकी आवाज़ बोलेगी यार ये मुझे आएगा। अगर नहीं आएगा बोलता है तो एक बार ज़रूर देख लेना और सॉल्व भी कर लेना, ठीक है। 5 दिन छुट्टियाँ हैं, आज केमिस्ट्री करना, हो सके तो आज पूरा केमिस्ट्री कर, शाम तक पहला दिन है, हाँ। फिर कल से देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाते हैं बच्चा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सबको पता है, पहले ये गॉसियन थियरी ले लेते हैं हम लोग, और फिर
हम लोग 3 हैं, जो सिलेंडर है, स्फीयर है और फिर क्या है बेटा, शीट है। तो मैं हिसाब से प्लेन शीट का करके जाना, प्लेन शीट का करो। अब यहाँ इसके बाद है ना 189 से जो है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो है ना, इसमें से ना बच्चों एक भी आपने अगर डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से किया ना, तो बाकी सारे डेरिवेशंस आते हैं, बिकॉज यू नो दे आर जस्ट रिपीटेड विथ देयर इंटीग्रेशन ही करना है हर जगह पे। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा करके जाओ, और शुरुआत आपको याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत मुझे कैसे करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शुरुआत कैसे करनी है, आपको आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आएगा ना तो उससे फायदा क्या होगा, तेरे को न्यूमेरिकल भी आएगा, आपको न्यूमेरिकल आएगा तुझे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वो करके जाना है आप लोगों को, दोनों भी डेरिवेशन करो। शुरुआत करेंगे तो बाकी एंड आ जाता है, बिकॉज इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चा आपको, अगर आपका मैथ्स है तो आपको आएगा। समझो बायो है तो बायो के बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी, बट प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। हाँ चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल कभी आया है? यस, अभी तक 2-3 बार आ चुका है। पिछले 20 सालों में अगर आप देखते हैं तो 3 बार आया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हर 5 या 7 साल के बाद रिपीट होते हैं प्रश्न। बट मैं ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगता है आप इसको सॉल्व करके जाइए, बिकॉज एक बार अगर वहाँ का काम हो गया है तो ये करना है। अच्छा, हो सके तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, कोई और मेथड से नहीं करना, टेक्स्ट बुक के मेथड से करो। टीचर्स भी अलग अलग मेथड देते हैं भाई, या देर आर इजी मेथड्स ऑल्सो, लेकिन हमें टेक्स्ट बुक के मेथड्स पे विश्वास है, टेक्स्ट बुक के मेथड को कीजिए, ठीक है, वो करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके डायग्राम ड्रॉ करने आ सकते हैं, ये ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो कर लेना, एक करके जाना। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, बेटा याद रहना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो करके जाना। यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, डाइपोल उधर पोटेंशियल एनर्जी हमने किया है, ठीक है, तो डाइपोल का करना है। करके जाओ, छोटा सा डेरिवेशन है, उसमें केसेस से मत करो, सिर्फ इतना डेरिवेशन किया तो भी चलेगा। मेन व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स करके जाना। एप्लीकेशंस देखना, कहीं पे एप्लीकेशन मिलेगा तुझे, ठीक है। उसमें पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स विद डायग्राम करना है, डायग्राम करके जाना भाई। और पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक करना, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर, पोलर का क्या करेगा, तो पहले से ही पोलराइज्ड है, ठीक है, तो इसीलिए नॉन पोलर करना। Why the electric field due to polarization of a dielectric is reduced, तो रिड्यूस क्यों होती है, पेज नंबर 202 पर पढ़ाया भी है आप लोगों को, तो डायग्राम के साथ पेश करना है। अच्छा, ये थोड़ा बता दूं, मैं 3 ही मार्क के लिए आता है, इसमें 3 डायग्राम्स है भाई, तो मैनेज करना, तो फास्ट करना है आप लोगों को। हाँ, ये आंसर्स 3 मार्क के लिए, घाटे का सौदा है लेकिन करना पड़ेगा, कभी कभी याद रखना है, घाटे के सौदे भी करने पड़ते हैं दोस्त, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटर। सर सीरीज और पैरेलल है, एकदम आसान है ना, वो तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही आसान है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, पैरेलल करके जाना है। चलिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, पेज नंबर 207 पे न्यू बेटा डेरिवेशन है, करके जाना वो अच्छी तरह से, ठीक। चलिए, उसमें बहुत सारी स्पेशल केसेस वगैरह नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो डेरिवेशन तो करना। पेज नंबर 207, हाँ 207 बी, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो आ जाते हैं उसके बाद मेन पार्ट, वेन डे ग्राफ जनरेटर। ए भाई, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम करके जाना है, ठीक है। पेज नंबर 213 पर बच्चों 7वां न्यूमेरिकल करना है, 4था न्यूमेरिकल करना है, 9th न्यूमेरिकल करो, माइक्रोफराड है, यस 11वां करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंग अ प्रोटॉन, वो 11वें में ही है ना, वो तो सब क्वेश्चन है। चलो इतना करना है अच्छी तरह से। अच्छा, पेज नंबर 213 पे 13th न्यूमेरिकल भी है एक, बस वैल्यू चेंज करने वाला है वो कल। आ जाओ, पेज नंबर 214, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 9 शुरू हो गया बेटा। किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट करना है, किरचॉफ लॉ अच्छी तरह से करके जाओ, किरचॉफ लॉ करके जाना है। उसका फिर एप्लीकेशन से बेटा, एक है पहला व्हीटस्टोन ब्रिज,
तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला है, उसको छोड़ दिया मैंने, तो न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन फिर उसके बाद आएगा मीटर ब्रिज, बेटा प्रूव करने आएगा। क्या आएगा मीटर ब्रिज में? यस, मीटर ब्रिज बहुत ही आसान है ना बेटा। मीटर ब्रिज का पोटेंशियोमीटर मेरे को देना था तेरे को भाई। मीटर ब्रिज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोटेंशियोमीटर करो। यस, पोटेंशियोमीटर करना है। उसमें भी क्या करना है? हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये करो। और फिर क्या करना है? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स। 2 दिया है मैंने, याद रखो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो पोटेंशियोमीटर ही दिया है मैंने, 2 उसके प्रूफ दिए हैं। एक है कंपेयर द ईएमएफ और टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वो करना, ठीक है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल नहीं है सर। हाँ ये मूविंग कॉइल ही है समझ लो, बट इसमें देखो शंट हम लोग यूज करते हैं ना, तो हम कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर करेंगे, ये करके जाना भाई। वोल्ट मीटर कैसे करेंगे, ये करके जाना है। एम मीटर भी करके जाओ, क्योंकि फिर इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं ना बच्चों, है ना। ये दोनों भी करके जाओ, क्योंकि दे आर जस्ट एक मतलब मिरर इमेजेस ही है। तो इसमें क्या है, मेन पार्ट क्या है बच्चा? डेरिवेशन तुझे आना चाहिए, डायग्राम के बाद डेरिवेशन। बाकी लिखना याद रखना, डायग्राम से ही करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके न्यूमेरिकल्स की बारी आ गई है बच्चा। तो सबसे पहले पेज नंबर 228 पे 3rd MCQ है, ये करना है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही कुछ आने वाला है इस बार, हाँ ये करके जाना, पढ़ाया रहेगा, एक बार चेक कर लेना। पेज नंबर 229 पर 19th बेटा ऐसा वाला कुछ आएगा तेरे को, यस ऐसे ही करना। 17th करो, a set of 3 coils। 13th करो, ठीक है। what is 6 state any two sources of errors in bridge experiment? हाँ ये देखो जरा, state any 2 sources of errors in meter bridge experiment, explain how they can be minimized। यानी आपको एरर्स भी बताने हैं और उनको मिनिमाइज भी करना है। अरे फिर क्या, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढो ना। उसका देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, व्हाई इट शुड नॉट बी स्लाइडेड, जॉकी शुड नॉट बी स्लाइडेड ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, वन एंड द सेम ही है, तो वो एरर ही है ना। स्लाइड क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि उससे फ्रिक्शन हो सकता है, एरिया कम हो सकता है, वहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छिल सकती है ना, वायर निकल जाएगा उसके पार्टिकल्स एंड ऑल, ठीक है। तो आपको टैप करना है, बोला ना। चलो पेज नंबर 230 पे 10th चैप्टर में आ गए मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। भाई इसमें है ना आप लोगों को सबसे मेन काम है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर करके जाओ। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर करना है, इंपॉर्टेंट है भाई। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट, पेज नंबर 234 पे ये करना है। हाँ हाँ रुको भाई, हाँ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बच्चों बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन पार्ट है तो डोंट वरी, मैं समझता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल है, देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है, तो क्या लग रहा है सिमिलर तो है। वहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो बच्चों अगर आपने पैरेलल स्टडीज़ की ना तो बहुत सारी बातें ईजी हो जाती है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिमिलैरिटीज़ हैं बहुत सारी, इवन इन ग्रेविटेशन के भी कंसेप्ट हम क्लब कर सकते हैं। अच्छा ऐसे ही 2 चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लब करके MCQs बनते हैं, बट डोंट वरी दैट इज़ फॉर JEE एंड MHT CET। अभी जो MCQs आने वाले हैं वो आसान आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए दूंगा, अगला है प्रश्न मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, पेज नंबर 240 पे करके जाना भाई।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। ठीक है, एक फोर्स वाला प्रश्न रह गया है हमारे से। पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होता है, यस, वो करके जाओ ना बच्चों। पेज नंबर 241 पर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पैरेलल वायर्स अट्रैक्ट करती है ना, तो इस तरह से ये भी चैप्टर आपका हो गया। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं पेज नंबर 249 पर। न्यूमेरिकल्स 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 6th वन करना। पांचवा करो, पांचवा अल्फाबेटिकल वाला। 8th वाला करना है बस, मुझे ऐसा लगता। अच्छा, इसमें एक काम करो ना, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में पहला वाला, फिर उसके बाद तीसरा वाला। ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है सभी करके जाओ। ठीक है, पेज नंबर 250 पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो सोलेनोइड वाला करो, टोराइड वाला करो। साइक्लोट्रॉन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। हाँ, 15वां 16वां, आई मीन 15th एंड 16th। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाते हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे नए टर्म्स आते हैं, जैसे व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ना, फिर उसके बाद मैग्नेटाइजेशन है। हाँ, तो ये सब छोटे छोटे जो काम है वो करके जाइए। पॉलीज एक्सक्लूजन नहीं है, तो आपको सिर्फ यूज़ के लिए है। ठीक है, हाँ, अब इसमें डोमेन थियरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डोमेन थियरी करके जाना, फेरोमैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद हिस्टेरिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टेरिसिस बच्चा। डोमेन थियरी उधर बोला मैंने, इधर हिस्टेरिसिस बोला है, ये करके जाना है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो डिटेल में करके जाओ बेटा। उसके अंदर आपको क्यूरी टेम्परेचर है, उसका डेफिनेशन करके जाओ, उसका ग्राफ करके जाइए, ससेप्टिबिलिटी और उसका। ठीक है, शाय है ना। मैग्नेटिक शील्डिंग, IMPA करके जाना, करके जाना है। फिर इधर याद है आपको कुछ ऐसा दिया है पेज नंबर 262 पे, सच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो ये सब थोड़ा रीड करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। सॉफ्ट आयन and a small amount of retaining magnetizing is used to make electromagnet. Soft iron rod ही क्यों, ऐसे सवाल आ सकते हैं भाई। ठीक है, इसको रिसेस करने बोला है मैंने, मैग्नेटिक शील्डिंग बोला है, और वो जो सॉफ्ट आयन है, वाई सॉफ्ट आयन इज नेसेसरी, ऐसा एक सवाल आ सकता है। स्टेट 1 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो तो आएगा हमारे बच्चों को सर। इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एप्लीकेशन है। आंसर इन ब्रीफ है ना, देखो पेज नंबर 263 पे, पेज नंबर 263 पे आंसर इन ब्रीफ है बेटा, उसको करना है। ठीक है,
मैं इसके न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर भी देख लो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा ये। लेंज लॉ करके जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ। फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओह आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू। तो लेंज लॉ करिए, ठीक है। तो आप सबको पता है एक मैग्नेट जब लुक की तरफ आता है तो वो फेस है नॉर्थ पोल, और फिर दूर चला जाता है तो वो है साउथ पोल। ये छोटी छोटी बातें आप कहीं ना कहीं लिख के रखी हैं आपने, वो अच्छी तरह से करना, ठीक है। पेज नंबर 269 पर अगर आप देखें तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ए करके जाना, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से, वो करके जाना, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट जो है उसके बीच में थोड़ा डिस्टिंग्विश देख लेना। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर उनके जो खासकर ग्राफ देख लेना भाई, है ना। ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे, फिर जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो सिर्फ बार्स में ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं चला जाता है, वो देखना। एडी करंट्स, आईएमपी है, एडी करंट्स। सेल्फ इंडक्टेंस करके जाना। सेल्फ इंडक्टेंस करके जाना यानी डेफिनेशन करो, ठीक है। यूनिट उसका रख लो याद। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करके जाना पड़ेगा हमने, ना, क्योंकि जब हम दो सर्किट को कपल करते हैं तभी हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस ही काम आता है ना। एक कॉइल और दूसरी कॉइल जो हमारे को ट्रांसफार्मर में काम आएगी ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, यस ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर करके जाओ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप सबको पता है, इनके यूजेस क्या है, हमारे घरों में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, फिर उसके बाद ट्रेन में कौन से ट्रांसफार्मर्स यूज़ होंगे, जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा करना है वहाँ पे स्टेप अप, है ना। तो स्टेप डाउन वो देख लो एक बार। चलो इनके न्यूमेरिकल्स हम दे रहे हैं आपको। पेज नंबर 287 पर आप लोगों को करके जाना है 14th वन, कॉइल 8th वन, ठीक है। जैसे मैंने ट्रांसफार्मर की बात की तो 15th न्यूमेरिकल तो बनता है दोस्तों। सर्कुलर, देखो सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, वो शायद सर्कुलर वायर दे देवे आपको, यानी कुछ छोटी छोटी चेंजेस करके बंदा न्यूमेरिकल देने वाला है। मुझे पेज नंबर 186 पे है ना एक थर्ड न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगा, वो डिस्क वाला, फैराडे डिस्क डायनामो, वो चर्चा की रहेगी, देखना उसका है ना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो थोड़ा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है, आमतौर पे हाफ आ गया ना यहाँ पे बेटा, तो वो करके जाना, ठीक है। एसी सर्किट्स में आ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर एसी सर्किट्स में। एसी सर्किट्स में सब कुछ फेजर डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, तो आप सबको पता है हमारे पास है रेजिस्टर है, इंडक्टर है, और क्या है भाई, एलसीआर कैपेसिटर है, इन तीनों के सर्किट्स है ना। तो इनमें आपको कुछ बातें लिख के रखनी है कि कौन से टाइप का सर्किट है और करंट पीछे रहता है ईएमएफ के
कितने रेडियंस से, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और कभी करंट आगे रहता है तो ये सब आपको लिख के रखना है। इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, तीनों के लिए। और उसके फेजर डायग्राम्स और उसके वेव डायग्राम्स ड्रॉ करके रेडी रखिए। तो आज अगर आपकी मतलब कल अगर एग्ज़ाम है तो हम रात को एक बार प्रैक्टिस करके ही सोएंगे, तो अगले दिन फिर हमें थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, इनमें से फेजर डायग्राम्स ही इम्पॉर्टेंट है। ईएमएफ की बात करूं तो मैं ऐसा समझता हूं, सर्किट कौन सा आ सकता है, तो एलसीआर सर्किट बहुत ज़्यादा फेमस होता है बच्चों, एलसीआर। साथ साथ मैं समझता हूं आप ना ये भी करके चले जाइए, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर एंड एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, क्योंकि वो हम वैसे भी करने ही वाले हैं ना, तो ये दोनों करेंगे हम लोग। रजिस्टर का नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस की बात याद रखना है कि भाई करंट आगे रहता है π/2, करंट पीछे रहता है, सॉरी, π/2 रेडियंस से रेजिस्टर में, है ना, तो वो आपको सिर्फ याद रखना है। लेकिन इसको डिटेल में करना है, किसको, कैपेसिटर को और इंडक्टर को। फिर उसके बाद एलसीआर सर्किट एकदम डिटेल में, इम्पेडेंस ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बना के चले जाना। फिर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस, एवरेज पावर एक साइकिल में तो जीरो होता है बेटा, हाफ साइकिल का ही आने वाला है, वो दिया है पेज नंबर 297 पे, उसमें IRMS और I एवरेज है। दोनों वैल्यूज को आपको थोड़ा सा काम करके जाना है भाई, मतलब पढ़ना है। ठीक है, डेरिवेशन का अगर आप बोलेंगे तो एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट करके जाना। सीरीज रेजोनेंस करो, क्योंकि दैट इज यूजफुल, टीवी सिग्नल्स है ना, काम आता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहाँ पे है भाई, पेज नंबर 301 पर, 301। सो दे माइट आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कैसे यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है कि भाई जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मैचेस, है ना, मैच करती है, करंट की फ्रीक्वेंसी, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो जो आवाज़ है वो सबसे ऊंची आती है, तो वहाँ पे ही हमें चैनल लग जाता है। तो चेंज इन चैनल, फ्रीक्वेंसी मैच होने से एक ही चैनल को की आवाज़ ज़्यादा आती है, दैट इज रेजोनेंस। क्यू फैक्टर करके जाना, डेफिनेशन क्यू फैक्टर। बैंड विड्थ डेफिनेशन करके जाना, बैंड विड्थ। चोक कॉइल, छोटी सी बात है बट करके जाना पड़ेगा भाई, व्हाट इज चोक कॉइल, आ गया। चोक कॉइल का यूज भी चेक करके जाना, ठीक है। व्हाट इज चोक कॉइल एंड वेयर इट इज यूज्ड, एप्लीकेशन ऑफ चोक कॉइल। आ जाते हैं पेज नंबर 305 पे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। आई गिव यू दैट 12th न्यूमेरिकल करो, 18 करके जाओ, 19th करो, 14 करो, 22nd करना। 5 न्यूमेरिकल बहुत हो गए सर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सर ये चैप्टर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 2 पेजेस में आपको हो जाना चाहिए, जो मैंने पहले 2 पेजेस दिए हैं, याद रखना है। अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है बेटा, पावर बढ़ाओ, ठीक है। और अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप लोगों को क्या करना है, बोलो, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो जैसे आप रेड से बेटा वायलेट की तरफ जाओ, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए रेड से वायलेट की तरफ जाओगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बढ़ेंगे, है ना। तो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के चाहिए आपको। और अगर आपको उनके नंबर बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी से ताकत बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने हैं इजेक्टेड के, तो आपको क्या करनी है, पावर ज़्यादा लेनी है ना, यानी वैट में ज़्यादा लेना है, वैटेज ज़्यादा लेना है।
तो ये 2 पॉइंट आप याद रखकर अगर हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी इजी। अब इसमें छोटे छोटे डेफिनेशंस आ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो सेंसिटिव सरफेस क्या है, ठीक है। फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सभी लोग पढ़ाते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखते नहीं है कोई, मैंने लिखवाया है, लिख के जाना भाई, काइंडली राइट इट एंड गो, लिख के जाना, कन्फ्यूजन होगा फ्रिक्वेंसी और उसमें, ठीक है। इसमें ना जो मैं ग्राफ बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है सारे ग्राफ्स आसान है, एक्सप्लेन मैंने किए हैं। मैं पेज नंबर 309 का जो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रिक्वेंसी, इसको मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा ये करके जाना, ठीक। व्हाट इज़ वर्क फंक्शन, व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप सबको पता है जो आइंस्टाइन ने दिया था, वो आपको करके जाना है। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और फिर उसको अलग अलग फॉर्म्स में आप लिख सकते हो। ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन द फेल्योर ऑफ वेव थियरी, वेव थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस ना बेटा, क्योंकि वेव थियरी काम ही नहीं आएगी यहाँ पे है ना, पार्टिकल थियरी काम आएगी। तो वाई वेव थियरी फेल्ड, 2 या 3 पॉइंट में लिखना, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 4 पॉइंट लिखना है इसके, एक्सप्लेन द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आ जाओ पेज नंबर 316 पे आओ, फोटो सेल के यूजेस करके जाना। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है करके जाना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये वाला भी करके जाना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जैसे वहाँ पे वैन डे ग्राफ जनरेटर, वैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये सब है ना 3-3 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो लास्ट के क्वेश्चन हैं, जो बिग क्वेश्चन, उसके अंदर ये आधा क्वेश्चन होगा और कोई और एक चैप्टर का आधा रहेगा, वो करके जाइए। इसमें न्यूमेरिकल्स आसान आने वाले हैं, तो आपको मैं इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, दे आर इजी न्यूमेरिकल्स गोइंग टू कम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपको जाना है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल करके जाओ, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स करके जाओ तीनों भी। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि जो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी करके जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी करके जाओ, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। आइसोटोप्स, हाँ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, हर एक का एक एक एग्जाम्पल करके, आइसोबार्स और आइसोटोन्स का खास करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर को हम अगर कोरिलेट करते हैं केमिस्ट्री के साथ तो बहुत फायदा होगा आपका। मतलब एक अच्छी तरह से करना है, देखो कोई एक, तो उससे फायदा होगा। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये टर्म्स करके जाओ, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मास डिफेक्ट, ये करके जाइए। रेडियो एक्टिव डीकेज में आ जाओ, अल्फा डीके, बीटा डीके, और अच्छा इसमें ना मैं आपको इम्पोर्टेंट दूंगा, बीटा प्लस डीके क्या होता है वो बताइए, और बीटा माइनस डीके क्या होता है ये आप बताइए, ठीक है। बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके करके जाना भाई। पेज नंबर 336 पे आ जाओ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताओ भाई, व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज हाफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं ना हम लोग, वो जिसमें उसका मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो आधा हो जाता है, नंबर ऑफ एटम्स आधे हो जाते हैं, वो करके जाना। न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन आई थिंक बचपन से हम लोग कर रहे हैं भाई, एक बार रीड करके जाना तो हक बनता है तेरा, ठीक है। चेन रिएक्शन पता है हमारे बच्चों को, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके चलो बस 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 बस, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स आप सबको पता है कि इसके न्यूमेरिकल्स की क्या खासियत है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है। इजी आ गया, हाफ लाइफ पे आया तो इजी बनेगा बेटा, क्योंकि इसके जो कैलकुलेशंस हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट, है ना, कितने 6-6, 7-7 डिजिट तक काम करना पड़ता है, क्योंकि एटम का मास ऐसा है।
इलेक्ट्रॉन का मास ऐसा है, प्रोटॉन का मास ही वैसे है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, थोड़ा डिप्लोमेटिकली और वाइज काम करना है भाई। तेरे को चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तेरे को करने आना चाहिए। लाइफ वैसे भी चॉइस के ऊपर है भाई, तू क्या चॉइस करता है उसके ऊपर। तो चॉइस ना थोड़ा सा स्मार्ट करना है भाई, ठीक है। आ जाओ 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को है ना बहुत इंपॉर्टेंट करना है। जीनर डायोड करो, जीनर डायोड करना है कुछ भी करके, ओके। Zener diode, of course applications of Zener diode, advantages and disadvantages of photodiode करो। देख दुनिया ही एलईडी की है रे राजा, तो एलईडी तो बनता है ना, एलईडी बनता है, सब कुछ एलईडी। देख तू बाहर घूमेगा सारे बोर्ड एलईडी बन गए, तेरे घर में टेलीविजन में एलईडी, तेरे मोबाइल के अंदर एलईडी आ गया भाई, लाइट इमिटिंग डायोड एवरीवेयर। तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होना चाहिए। वर्किंग ऑफ एलईडी कैसा वर्क करता है, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी करके जाओ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका प्यारा, प्यारा नहीं बहुत बड़ा है सर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर करके जाएगा क्या? मत कर, मत कर, चल छोड़ उसको। एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर करो, लॉजिक गेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ये सारे सब कुछ करना है। पेज नंबर 361, 362 और 363 जितना भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना सब करके जाना है, जो बोला है वो बहुत अच्छी तरह से करो। अगर आपने ठीक से देखा रहेगा तो रोटेशनल में मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं दिए हैं इस बार, एक बार देख के चले जाना, क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड कुछ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क का तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा अबाउट अ सेंटर, एंड दे विल बी आस्किंग यू अबाउट द डायमीटर और अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। हाँ तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कुछ मतलब जो फिक्स वैल्यूज़ है वही देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, तुझे अपने फॉर्मूले पे स्टिक करके करना है भाई, ठीक है। इस तरह से इतने सारे सवाल जो हमने दिए हैं, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। अभी टच एंड गो 5 दिन है, 5 दिन, उसमें से आज का पहला दिन हम किसके लिए दे रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, और फिजिक्स के लिए कल से, कल सुबह उठने के बाद एक अपना टाइम टेबल बनाओ, बिल्कुल अपना स्क्रीन टाइम 0 कर दो, नो मोबाइल, नो टेलीविजन, नथिंग। मोबाइल में कुछ नहीं रहता भाई, सिर्फ तुझे अपनी टेक्स्ट बुक, नोट्स, और मैंने जो पढ़ा है मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं आई एम प्राउड ऑफ दोज नोट्स। तो नोट्स जो लिखवाए हैं प्लीज़ रीड देम। कोई भी टीचर ने आपको लिखवाया होगा, टीचर ने लिखवाया हुआ आपने लिखा होगा तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा फिज़िक्स का जो पेपर है वो लिखने में ना शुरुआत ना थोड़ा ना पिकअप लेना है भाई, नहीं पिकअप लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत अच्छी रही तो एंड भी अच्छा रहेगा। तो गॉड ब्लेस यू, यस, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आने वाला है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और है ना, ठीक है, चलिए सी यू, बाय।